अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से ही होंगे। कि भाई बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहे थे कि भाई सर वीडियो बनाओ, लेक्चर अपलोड नहीं हो रहे। तो यार थोड़ी सी मसरूफियात थी, घरेलू मसरूफियात थी और बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फंसा हुआ था किन कामों में। और अभी रिसेंटली चाचू के एक्सीडेंट भी हुआ था, तो 3-4 दिन उनके साथ अस्पताल में गुजारे, दिन और रात पूरा। सही है। तो फिर उनका ऑपरेशन हुआ। अब ऑपरेशन के बाद रोज उनकी बैंडेज के लिए जाना पड़ता है। सही है। तो इसी वजह से थोड़ा सा मसरूफियात ज्यादा है, घर के भी काम होते हैं ना, तो उसी वजह से थोड़ा सा अटका हुआ था। लेकिन अभी माशाल्लाह से थोड़ा सा मसरूफियात कम हुई, ख़त्म नहीं हुई, थोड़ी सी कम हुई है। तो मैंने कहा यार आजा भाई इन बच्चों के लिए वीडियोस बना दें। तो अब टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह सिलेबस उम्मीद है कि कवर हो जाएगा। सही है। अभी मैंने सोचा ये है कि मैं रोज एक वीडियो अपलोड करूंगा और एक दिन जैसे आज मैं केमिस्ट्री की करने जा रहा हूँ, एक दिन केमिस्ट्री की, एक दिन बायोलॉजी की, एक दिन मैथ की, और उसके साथ 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 हम अपना फिजिक्स भी शुरू करेंगे। सही है। तो रोज एक एक वीडियो मैं डाला करूंगा। सही है। तो आज हम जो केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़े, केमिस्ट्री की वीडियो मैंने तकरीबन महीना हो गया था एक वीडियो डाली थी, तो उस पर रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था, तो मैंने कहा चलो यार केमिस्ट्री को अपना आगे बढ़ाते हैं। सही है। मैथ पे भी अच्छे खासे रिस्पॉन्स आ रहे हैं और उस पर भी मैंने वो ज्योमेट्री का सेक्शन शुरू किया है, लेकिन उस पर मैंने सिर्फ एक ही वीडियो बना पाया हूँ क्योंकि मसरूफियात थोड़ी ज्यादा हो गई थी। सही है। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं अपना बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर की तरफ। सही है। हमने केमिस्ट्री में, आपको अगर याद हो तो, डिस्कस किया था भाई हाइड्रोजन का, थोड़ा सा डिस्कस किया था उसके इंट्रोडक्शन के बारे में और उसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन डिस्कस किया था। सही है। तो उम्मीद करता हूँ याद तो कर ही लिया होगा। आज हम उसकी डिस्कस करने वाले फिजिकल प्रॉपर्टीज। सही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज जो हम चीज डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री की, वो एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, एक हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे और एक हम उसके यूजेस भी डिस्कस करेंगे। सही है। और उसके बाद मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस भी कराऊंगा ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि एग्जाम में इसके इनके हवाले से फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज या उसके यूजेस के हवाले से किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। सही। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि भाई पहली तो प्रॉपर्टी है कि भाई हाइड्रोजन इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। सही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्क ये है कि भाई फिजिकल यानी जाहिरी, फिजिकल ये है कि भाई देखने से ही या फिर कुछ मेजरिंग करने से हमें जो प्रॉपर्टीज पता चल जाए वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, यानी उसके लिए हमें उसके अंदर घुसना नहीं पड़ेगा। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज का पता लगाने के लिए हमें उसके अंदर जाना पड़ेगा, उसके डेप्थ में जाना पड़ेगा। सही है। उसके इक्वेशंस देखने पड़ेंगे हमें। सही। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको इक्वेशंस मिलेंगे, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको ऐसे कोई इक्वेशंस नहीं मिलेंगे। सही। जैसे कि किसी चीज का कलर क्या होता है देखने से ही पता चल जाता है, ऑर्डर उसकी स्मेल, सही, स्मेल सूंघने से पता चल जाती है। सही। टेस्ट उसको जायका करने से पता चल जाता है, सही, चखने से। तो ये सारी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि भाई कलरलेस होता है, यानी उसका कोई कलर नहीं होता, उसकी कोई स्मेल भी नहीं होती, उसका कोई जायका भी नहीं होता। सही। दूसरा क्या है कि भाई दूसरी इसकी बड़ी प्रॉपर्टी है कि भाई इट इज हाईली इनसोल्यूबल इन वाटर, इट इज हाईली इनसोल्यूबल इन वाटर। सही। अगर तुम लोगों को याद हो पिछले लेक्चर की एक बार, तो हमने कुछ इस तरीके का एक रिएक्शन पढ़ा था कि भाई हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर, जिसको हम क्या कहते थे, वाटर गैस। सही। इस मिक्सचर को हम क्या कहते थे, वाटर गैस। इसमें हमने और स्ट्रीम पास करवाई थी H2O। उससे हमारे पास बना क्या था कि भाई ये ऑक्सीजन इधर आया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, और हमारे पास एक और चीज बनी थी 2H2, इस तरीके का कुछ बना था। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है, और गैस गैस आपस में मिले हुए हैं। सही। तो एक गैस में से दूसरे गैस को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है। सही। तो उसके लिए हमने किया क्या था कि भाई इस पूरे मिक्सचर को हमने डाल दिया किसमें, पानी में, वाटर में, H2O में। सही है। तो हुआ क्या कि भाई जो ये कार्बन डाइऑक्साइड था ये पानी में सोल्यूबल था, तो ये पानी के अंदर बैठ गया। हाइड्रोजन जो है वो पानी में सोल्यूबल नहीं है, यानी पानी में हल नहीं हो सकता, तो वो ऊपर आ गया। सही है। इसीलिए यहां पर इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कि भाई पानी में हाइड्रोजन कभी भी
डिसॉल्व नहीं होगा, सोल्यूबल नहीं होता है। सही है, ये रिएक्शन से ही हमें पता चल जाता है कि भाई जब कार्बन डाइऑक्साइड नीचे बैठ गया, हाइड्रोजन ऊपर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हाइड्रोजन पानी में डिसॉल्व नहीं हुआ। सही है। अच्छा भाई, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। इस तरीके से एक और प्रॉपर्टी है इसकी हाइड्रोजन की कि भाई इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल गैस। इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल गैस। सही है, हाईली इन्फ्लेमेबल से क्या मुराद है भाई कि इन्फ्लेमेबल वो चीज जो भाई जो जिसको आग दिखाए और वो आग पकड़ ले। सही है, जैसे कि पेट्रोल को जैसे जलती हुई माचिस की तीली दिखाए तो क्या करेगा, फटक से आग पकड़ लेगा। सही है, इसी तरीके से हाइड्रोजन को भी जैसे माचिस की तीली दिखाओगे, तीली भी जलती हुई, बुझी हुई नहीं। जैसे हाइड्रोजन गैस को माचिस की तीली दिखाओगे जली हुई, तो जली हुई से मुराद है कि उसमें आग लगी होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई पूरी की पूरी जली हुई है, खत्म तीली है, बस उसको दिखाया, बोले सर आग तो लगी नहीं। तो माचिस की तीली जलती हुई अगर उसमें फेंक दे हाइड्रोजन गैस में, तो ये पटाख से धमाका करेगा, मतलब पूरी की पूरी आग लग जाएगी। सही, तो ये इन्फ्लेमेबल गैस है। और जब ये जलती है तो इसका फ्लेम ब्लू कलर होता है, एंड बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। सही, इसका फ्लेम जो होता है ना, इसकी जो आग होती है वो ब्लू कलर की होती है। इसी तरीके से इसकी चौथी प्रॉपर्टी पे आ जाता हूं। इसकी चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि भाई इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसकी एक प्रॉपर्टी बॉन्ड डिसोसिएशन के बारे में भी है कि भाई इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या इसको हम बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं। अगर तुम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ो या फिर तुम इसको बॉन्ड एनर्जी पढ़ो तो बात दोनों एक है। डिसोसिएशन बीच में से हटा दो या लगा दो, बात एक है। अब बताता हूं कैसे है। अच्छा, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज 104 किलो कैलोरी पर मोल। और या अगर तुम इसको जूल में नापोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास 435 किलो जूल पर मोल। सही है। अच्छा, होता क्या है, किलो कैलोरी और जूल दोनों एनर्जी के यूनिट है, जैसे ग्राम और किलोग्राम दोनों मास के यूनिट है। सही है, इसी तरीके से कैलोरी और जूल दोनों एनर्जी के यूनिट है, लेकिन बस थोड़ा सा फर्क आ जाता है। जूल जो है वो एसआई यूनिट में इस्तेमाल हम करते हैं, कैलोरी दूसरे सिस्टम में करते हैं। इन दोनों में फर्क इतना होता है कि भाई 1 कैलोरी बराबर होता है तुम्हारे पास 4.184 जूल के, मेरे ख्याल से। सही, फिर भी तुम लोग कंफर्म कर लेना, मुझे जितना याद आ रहा है वो इतना ही है, 4.184। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से क्या मुराद है कि भाई जब तुमको हाइड्रोजन मिलता है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, हाइड्रोजन तुम्हें H2 की शक्ल में मिलेगा। नेचर में तुम्हें हाइड्रोजन कैसे मिलेगा, H2 की शक्ल में, एटमॉस्फेयर में। सही है, एटमॉस्फेयर में जब तुम्हें हाइड्रोजन मिलेगा H2 की शक्ल में मिलेगा। H2 से क्या मुराद है कि भाई दो हाइड्रोजन के एटम ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। अब इस बॉन्ड को तुम्हें ब्रेक करना है, डिसोसिएट यानी ब्रेक करना है, तो तुम्हें कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, 104 किलो कैलोरी पर मोल या फिर 435 किलो जूल पर मोल। दोनों बात एक ही, सिर्फ यूनिट का फर्क है। अब अगर तुम्हें इसको तोड़ना है तो तुम्हें इसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी इसका मतलब क्या है कि भाई ये दोनों हाइड्रोजन के एटम कितनी एनर्जी से जुड़े हुए हैं, 104 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी से जुड़े हुए हैं। सही है, अब अगर तुम्हें इसको तोड़ना है तो तुम्हें उसकी इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी जाके ये टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। सही है, तो या तुम इसको बॉन्ड एनर्जी लिखो या तुम इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिखो, बात एक है। सही, इसी तरीके से पांचवी प्रॉपर्टी पे आ जाओ, तो पांचवी प्रॉपर्टी में हम ये लिख देंगे कि भाई इट लिक्विफाइज। लिक्विफाइज का मतलब तुम लोगों को पता ही होगा कि भाई गैस से पानी की शक्ल इख्तियार करना। तो हाइड्रोजन जो है वो लिक्विफाई होता है -252 डिग्री सी पे, और फ्रीज हो जाता है, एंड फ्रीज यानी जम जाता है, फ्रीजेस एट -259 डिग्री सी। सही है, जमता है -259 डिग्री सी पे, लिक्विफाई हो जाता है -252 डिग्री सी पे। सही है, लिक्विफाई मतलब गैस से पानी की शक्ल इख्तियार करना, फ्रीजेस मतलब पानी से बर्फ जैसी शक्ल इख्तियार कर लेना। सही है। अच्छा भाई, इसकी छठी प्रॉपर्टी पे आ जाओ, तो हम इसकी छठी प्रॉपर्टी में ये लिख देंगे कि भाई इसकी इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is 2.1 and ionization potential is 0.1
-13.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही, कितना है भाई? -13.54, सॉरी माइनस नहीं है इसमें, सिर्फ 13.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सही, सॉरी माय मिस्टेक, 13.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल है। सही, अब जरा इन दो टर्म्स को समझो कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। पढ़ रखा होगा, लेकिन जिसको भूल गया है उसको रिवाइज कराने के लिए थोड़ा सा इसका हल्का फुल्का मैं समझा देता हूँ। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, हमारे पास एक H2 एक मॉलिक्यूल है। सही, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझा रहा हूँ। H2 एक मॉलिक्यूल है, इसमें होता क्या है कि भाई ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जैसे 2 यहाँ लगा लो, 2 यहाँ लगा लो, एक यहाँ लगा लो, एक यहाँ लगा लो। इसी तरीके से हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरीके से यहाँ पे भी हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सही, यहां तक बात समझ आ गई हमें। अब होता क्या है, इस हाइड्रोजन वाले को मैं क्रॉस से शो कर देता हूं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से शो किया, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से शो किया। होता क्या है कि भाई हर एलिमेंट चाहता है या तो मेरे आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो। सही, एक होता है हमारे पास डुप्लेट रूल, एक होता है हमारे पास ऑक्टेट। सही, ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, वैलेंस यानी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। डुप्लेट का मतलब आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। सही है, ये डुप्लेट का जो रूल है ये सिर्फ 2 ही एलिमेंट के लिए अप्लाई होता है, याद रख लो आज के लिए, हाइड्रोजन और हीलियम। सवाल पूछ सकते हैं कि भाई डुप्लेट का रूल किस एलिमेंट पे अप्लाई होता है, तो 2 ही एलिमेंट है, या तो एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। यानी हाइड्रोजन चाहेगा कि मेरे आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, और हालांकि इसके आखिरी शेल में कितने, 1 है, तो इसने ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग कर ली। सही है, ये ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। सही है, अब देखो हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 2 हो गए, और ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 7। 2 ऊपर 2 नीचे, एक ये 5 और 2 ये 7। सही, शेयरिंग की है, पूरा का पूरा लिया नहीं है हाइड्रोजन ने। सही है, शेयरिंग का मतलब ये है कि अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन भी इस्तेमाल करता है, यही दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भी इस्तेमाल करते हैं। सही, इसी तरीके से अब देखो ऑक्सीजन को अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या चाह रहा है, आखिरी शेल में कितने हो, 8 हो, और हालांकि इसमें कितने हो रहे, 2 4 6 7। इसी तरीके से ये ऑक्सीजन जो है एक और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। सही है, अब ये देखो इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए, और इस ऑक्सीजन के कितने पूरे हो गए, 8 पूरे हो गए। सही, इसी शेयरिंग करने की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इतना तो याद ही होगा 9th क्लास में, अगर थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा है। सही, अब देखो इस शेयरिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन का पेयर बन जाता है। सही, इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, शेयरिंग, और शेयरिंग करने की वजह से क्या बन गया, एक पेयर बन गया। पेयर किसको कहते हैं, जोड़ी, और जोड़ी में 2 ही होते हैं। सही, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं, जो शेयर हुआ हुआ पेयर होता है इसको हम कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, अब इसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब शेयरिंग 2 एलिमेंट के दरमियान होती है, जैसे अभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान। अब देखो दोनों के पास एक टेंडेंसी होती है, एक सलाहियत होती है। सही है, किस चीज की सलाहियत, कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा जिसके गिर्द मैंने गोलदायरा घुमाया हुआ ना, ये पूरा गोलदायरा। सही है, ये पूरा गोलदायरा अपनी तरफ खींचने की, ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ खींचेगा, हाइड्रोजन इसको अपनी तरफ खींचेगा। इसी खींचने की सलाहियत को, इसी खींचने की एबिलिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ आई कि भाई हर एटम के पास, हर एलिमेंट के पास एक एबिलिटी होती है कि भाई वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचे। सही है, तो उस खींचने की सलाहियत को हम कहते हैं कि भाई ये उसकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे हाइड्रोजन की 2.1 है, अगर ऑक्सीजन की ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन खींच लेगा, हाइड्रोजन की ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन खींच लेगा। सही है, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आई होप समझ आ गया होगा। इसी तरीके से अब आपको जरा समझा देते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। सही, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी हम आपको जरा समझाते हैं एक दूसरी मिसाल देके, सोडियम की मिसाल देके। सही, जैसे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बीच में न्यूक्लियस होता है, फिर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6 8। सही, और तीसरे शेल में बचा कितना,
2 और 8 10 और यहाँ 11 है, तो तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सही। अच्छा, आयनाइजेशन में से अगर तुम इस लफ्ज को देखो, आयन, अगर तुमने कभी आयन का लफ्ज पढ़ा होगा, तो आयन का लफ्ज का मतलब होता है कि जब किसी एलिमेंट एटम पे चार्ज आ जाए तो हम उसको एटम नहीं कहते, बल्कि हम उसको क्या कहते हैं, अब ये बन गया आयन। चार्ज या तो प्लस भी आ सकता है या तो माइनस भी आ सकता है। सही। अब ये सोडियम अपने आप को आयन बनाने के लिए करता क्या है? करता ये है कि ये जो अपने आखिरी शेल, वैलेंस शेल, आखिरी शेल को वैलेंस शेल कहते हैं और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ताकि ये क्या बन जाए, एक आयन बन जाए। आयन बनने के लिए जरूरी कि या तो इलेक्ट्रॉन दोगे या तो इलेक्ट्रॉन लोगे। सही है। ये करता क्या है कि इलेक्ट्रॉन देता है। सोडियम की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि सोडियम एक मेटल है और मेटल की प्रॉपर्टी ये है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये करता क्या है कि भाई ये सोडियम का एटम एक ताकत लगाता है कि भाई इससे ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निकल जाए। सही। सोडियम का एटम क्या करता है, एक ताकत लगाता है कि जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। सही। और इसी ताकत लगाने को, इसी एनर्जी लगाने को, इसी पोटेंशियल को लगाने को, पोटेंशियल, एनर्जी, ताकत सारे एक ही लफ्ज है। सही। एटम में से आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, जो ताकत लगती है, जो पोटेंशियल लगता है, उसी को हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। सही। तो आई होप ये बात भी समझ आ गई होगी। सही है। आगे अगर मजीद इसका डिटेल में डिस्कशन की जरूरत हुई तो हम और भी मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस अभी के लिए इतना याद रखो कि भाई आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है कि भाई आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एटम ताकत लगाता है उसी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है भाई, कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही। तो इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल 13.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 2.1 है। सही। अब आ जाओ जरा इसकी आखिरी एंड सेवेंथ एंड लास्ट प्रॉपर्टी। ये होता क्या है कि भाई ये एड्सॉर्प्शन की प्रॉपर्टी रखता है, इट एड्सॉर्ब। आप बोलोगे भैया ये क्या आ गया, हमने तो एब्सॉर्ब सुना था, एड्सॉर्ब नहीं सुना था, तो अभी आपको एड्सॉर्ब भी सुनेंगे। सही। तो इट एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल्स, ऑन द सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल्स बाय फिजिकल रिएक्शन, by physical reaction to form a compound called metallic hydrides। सही। होता क्या है कि भाई एक होता है हमारे पास लफ्ज एब्जॉर्ब, एक होता है हमारे पास लफ्ज एड्सॉर्ब। सही है। तो हमने आज तक एब्जॉर्ब ज्यादातर सुना है, एड्सॉर्ब अगर किसी ने सुना भी हो तो बहुत कम सुना होगा, या तो किसी ने सुना ही नहीं होगा। फर्क क्या है कि भाई बी और डी का फर्क है। बी और डी के फर्क के आने की वजह से देखो इसमें फर्क क्या आ जाता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक टेबल पे पानी गिर गया, चाय गिर गई, कुछ भी गिर गया। सही है। तुमने एक तो उसको, ये देखो ये जो मेरा डस्टर है, टिश्यू पेपर है। सही है। किसी ने शिकायत भी की थी कि सर डस्टर ले लो, तो अभी बजट थोड़ा लो है। अच्छा उस बातों को छोड़ो। जैसे मान लो तुम उसको एक टिश्यू पेपर से साफ करो, उसी चाय को या उसी पानी को, और या फिर अगर तुम उसको कागज से साफ करो, तो ऑब्जर्व करना किससे अच्छा साफ होता है। सही। टिश्यू पेपर से अगर तुम टिश्यू पेपर को छोड़ो, कपड़े से साफ कर लो, तो कपड़े से साफ करने से क्या होता है कि पूरा का पूरा पानी भी साफ हो जाता है और पानी जो होता है ना वो पूरा का पूरा कपड़े के अंदर जज्ब हो जाता है। उसी पानी को तुम पेपर से साफ करो, एक कागज से, तो उससे इतना अच्छा साफ भी नहीं होता, और जब कागज को उससे साफ करने के बाद जब तुम उसको उठाते हो तो कागज से सारा पानी क्या होता है, टपकने लगता है। फर्क क्या होता है कि जो पानी होता है वो कपड़े के अंदर अंदर तक पेनिट्रेट कर चुका होता है। सही। जो अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है ना, उसी को हम कहते हैं कि भाई एब्जॉर्ब हो गया, जज्ब हो गया। लेकिन जब ऊपर ऊपर चिपका होता है, जैसे कागज पे ऊपर ऊपर चिपका होता है, पूरा अंदर नहीं गया होता है, तो इसीलिए उससे टपकने लग जाता है। तो जब ऊपर सरफेस पे जो चिपक जाता है ना, उसी को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन। सही। एड्सॉर्ब होगा। सही। अब जरा इसमें मेटल की कहानी क्या है कि भाई ये हाइड्रोजन की एड्सॉर्प्शन की कहानी क्या है। इसमें होता ये है कि मैं जरा इस ऊपर वाले को मिटा दूं। होता क्या है कि जैसे मान लो एक मैंने मेटल सपोज कर लिया, इसके एटम्स की कुछ अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से, एटम्स की इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से। सही।
कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट है। मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, सही, सिवाय मरकरी को हटा के। और उसमें होता क्या है सॉलिड में कि भाई एटम्स टाइटली पैक हुए होते हैं, तो इसलिए मैंने एटम्स को टाइटली पैक किया। इनमें ये जो होता है ना, ये जो मैं जिसको डार्क कर रहा हूं, ये छोटे छोटे स्पेसेस बच जाते हैं, छोटे छोटे स्पेसेस बच जाते हैं, सही। ये जो छोटे छोटे स्पेसेस है, इन स्पेसेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अब तुम नाम से मतलब नहीं रखो, तुम्हें नाम अभी याद नहीं रखना है। इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं, नाम याद रखना चाहते हो रख लो, नहीं याद रखना चाहते हो नहीं रखो, क्योंकि इसमें इसका जिक्र नहीं हुआ। लेकिन होता क्या है कि इसी स्पेसेस में आके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लग जाते हैं, सही है। ये सरफेस के जो छोटे छोटे सुराख होते हैं, इसी में आके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बैठ जाते हैं, सही। जैसे कि हाइड्रोजन एक छोटा एटम है, सही है, एक छोटा मॉलिक्यूल है, वो आता क्या करता है, यहाँ आता है और यहाँ आके बैठ जाता है। जब बैठ जाता है तो इसी को हम कहते हैं कि इस बैठने को एब्जॉर्प्शन। अगर हम एब्जॉर्ब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो एब्जॉर्ब का लफ्ज ये है कि भाई ये हाइड्रोजन यहाँ आके नहीं बैठता, बल्कि ये हाइड्रोजन आता और इस एटम के साथ रिएक्शन करता। तब हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे अभी एब्जॉर्प्शन हुई है, अभी यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये एब्जॉर्ब हुआ है, इसने इस एटम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, यहाँ पे सिर्फ आगे ये चिपक गया है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ये फिजिकल रिएक्शन हुआ, ये केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, सही है। और इसको इधर जब ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो इसके बाद ये कंपाउंड बना लेते हैं, इसी कंपाउंड का नाम है मेटेलिक हाइड्राइड, सही। मैट्रिक की केमिस्ट्री ना ऐसी केमिस्ट्री, अगर तुम लोगों ने इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ लिया, मैं तो कोशिश करूंगा कि भाई मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ा, मैं एक भी लफ्ज ना छोड़ूं, तो तुम लोगों ने अगर एक एक लफ्ज पढ़ लिया, एक एक लफ्ज इसका जहन में बिठा लिया ना, तो साइन कर देता हूं मैं कि भाई सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री 60 to 70% तुमको ऐसे लगे कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, यार ये तो मुझे याद है, सही है। 60 to 70% ये मेरे से लिख के ले लो, सही है। ये हाइड्रोजन का जो है ना, ये पूरा अलग से चैप्टर है सेकेंड ईयर में, सही। उसमें ये फिजिकल प्रॉपर्टीज यही है, अभी मैं केमिकल प्रॉपर्टीज कराऊंगा, वो भी वही है उसी बुक में भी, सिर्फ उसमें एक ही टॉपिक की एडिशन है, बाइंडिंग कंपाउंड्स, वो भी कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं, सही। बाकी जो मैंने तुम लोगों को इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बताई, सेम टू सेम उसी बुक में वैसे ही है, कोई भी लफ्ज की भी चेंजेस नहीं है, सही। बाकी वर्डिंग की अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट सारा वही है। अभी हम इसमें आइसोटोप्स पढ़ेंगे, उसमें भी वैसी आइसोटोप है। इसमें हम नेसेंट हाइड्रोजन पढ़ेंगे, उसमें भी उसी तरीके से नेसेंट हाइड्रोजन है, सही। तो अगर तुम लोगों ने यहां पे सही तरीके से पढ़ लिया ना, तो लिख के ले लो भाई, तुम्हें सेकंड ईयर की केमिस्ट्री जो होती है, सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के दो सेक्शन होते हैं, एक होती है इनऑर्गेनिक, एक होती है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक से लोग बड़ा घबराते हैं, सही। तो ये सारा इनऑर्गेनिक में ही आता है। अगर तुम्हें ये पक्का हो गया ना, तो समझो तुम्हारे सेकंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पक्की होगी, सही है। अभी आगे जो चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, वो भी सारे उसमें मौजूद है, मैं तुम लोगों को साथ साथ बताता रहूंगा कि उसमें क्या है क्या नहीं है, सही। अच्छा भाई, ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, इसको नोट कर लीजिए, मैं जरा इसको मिटा देता हूं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, अब आ जाओ जरा केमिकल प्रॉपर्टीज पे, हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी 5 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस पढ़नी है, सही है। इक्वेशंस याद करनी है, और याद भी आसानी से हो जाएंगी, क्योंकि मैं एक एक इक्वेशन को समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे 2H2 आया, इसने एक O2 के साथ रिएक्शन किया, यहाँ पे हमारे पास 2H2O बन गया। अब इसको थोड़ा सा याद करना जो है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी एक रिएक्शन है, इसी में अभी मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, सही। उसमें होता है क्या कि भाई CO के साथ 2H2 रिएक्ट करते हैं, और यहां पे हमारे पास बन जाता है कि भाई CH3OH, सही। यहां पे हमारे पास लगा होता है उसके ऊपर ZNO और Cr2O3, सही है। 400 डिग्री C का टेम्परेचर, हाई का प्रेशर, सही है। तो ये सारा, अब इस तरीके का इक्वेशन आपको मिलेगा तो आप बोलोगे यार ये है क्या, मैं दिमाग क्या करूं, मैं सर को पीटूं, सही है। तो इसको जब तक समझोगे नहीं ना, तब तक दिमाग में बैठने वाला है नहीं है, सही है। जैसे ही समझ आ गया ना, तो आप तो बोलोगे कि भाई यार केमिकल इक्वेशन याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सही। अच्छा भाई,
पहला तो आ जाओ भाई इसका डिकम्पोजिशन ऑफ मोलिकुलर हाइड्रोजन के भाई जब इसकी डिकम्पोजिशन होती है मोलिकुलर हाइड्रोजन की डिकम्पोजिशन ऑफ मोलिकुलर हाइड्रोजन। मोलिकुलर हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि भाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की शक्ल में और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की शक्ल में होने से मुराद क्या है कि भाई H2 की शक्ल में। सही, इसमें होता क्या है कि भाई जब H2 होता है, H2 यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H बॉन्ड H करके, सही, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। जब ये तोड़ा जाता है तो इसको 1000 केल्विन का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, 1000 केल्विन का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो ये जब तब जाके ये टूट जाता है H प्लस H में, यानी H अलग हो जाता है और ये H अलग हो जाता है। और इसमें जो हमारे पास डेल्टा H यानी जो हीट लगती है वो हमारे पास क्या लगती है कि भाई 104 किलो कैलोरी पर मोल, जैसा कि अभी तुम लोगों ने देखा, और या फिर और 435 किलो जूल पर मोल। फिर इसके बारे में भी एमसीक्यूज भी है, वो भी मैं कराऊंगा, तो ये वैल्यूज याद करना लाजमी है। इसी तरीके से एक और है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन को हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी इस्तेमाल करते हैं। अब बोलोगे भैया ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्या, तो आ जाओ जरा समझा देते हैं हम, कोई मुश्किल नहीं। दो लफ्ज याद कर लो, उस दो लफ्जों की थोड़ी गहराई भी है लेकिन वो हम आगे के चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। अब इसको एक एक पॉइंट में उसका समझाता हूं। एक होता है हमारे पास रिडक्शन, एक होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन। सही, रिडक्शन में होता है क्या है कि भाई अगर किसी एलिमेंट से ऑक्सीजन ले लिया गया, सही है, किसी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन था, मानो H2O था, इसमें से ऑक्सीजन को हटा दूं तो इसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। अगर किसी एलिमेंट में से ऑक्सीजन हट जाए यानी लॉस कर जाए, ऑक्सीजन को लॉस कर जाए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन नाम से जाहिर है, ऑक्सी आया हुआ यानी ऑक्सीजन की एडिशन होगी, तो यहां पे गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। सही, अच्छा, अब ये अपने आप थोड़ी हो रहे होते क्या भाई, मान लो H2O आया, इसमें ऐसा होता है कि भाई CuO आता है और इससे जब ये रिएक्शन कंप्लीट होता है तो इसमें से ऑक्सीजन चला जाता है, सिर्फ Cu बच जाता है। तो ये ऑक्सीजन को हटाता कौन है, तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन मौजूद होता है। ये हाइड्रोजन इससे ऑक्सीजन ले लेता है, सही है, और अपने पास लगाता है। अब इससे ऑक्सीजन हटने की वजह कौन है, हाइड्रोजन है, यानी इसको रिड्यूस किसने किया, इसकी रिडक्शन हुई ना, ऑक्सीजन इससे हट गया, कॉपर से ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन के हटने को हमने क्या कहा कि भाई रिडक्शन कहते हैं। अब इसकी रिडक्शन हुई, लेकिन इसकी रिडक्शन किसने की, हाइड्रोजन ने। अब भैया जिसकी रिडक्शन होती है ना, और जो उसकी रिडक्शन करवाता है, जो रिडक्शन करवाता है उसी को हम कहते हैं वही वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे यहां पे इसकी रिडक्शन किसने करवाई, कॉपर की रिडक्शन किसने करवाई, हाइड्रोजन ने करवाई। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई हाइड्रोजन यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सही है, दोबारा सुन लो कि भाई जो दूसरे को रिड्यूस करेगा वही रिड्यूसिंग एजेंट है, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा उसी को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन वो खुद को क्या करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है। देखो कैसे, हमने क्या बोला, गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। यहां पे देखो हाइड्रोजन ने अपने पास क्या लगा लिया, ऑक्सीजन लगा लिया, खुद को तो उसने क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया, लेकिन दूसरे को क्या किया, रिड्यूस किया। जो खुद को ऑक्सीडाइज करे, दूसरे को रिड्यूस करे, खुद को ऑक्सीडाइज करे, दूसरे को रिड्यूस करे, तो उसको हम कहेंगे कि भाई ये रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ आई? अच्छा भाई, तो यहां पे हम जरा इसके बारे में एक दो रिएक्शन पढ़ लेते हैं कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे किस तरीके से होता है। कि भाई कॉपर ऑक्सीजन, ये क्यूप्रस ऑक्साइड इसको हम कहते हैं, इसके साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, सही है, हाइड्रोजन रिएक्ट कैसे करता है कि भाई इसका जो बॉन्ड बना होता है ना कॉपर और ऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, तो ये कुछ इस तरीके से होता है कि भाई इस पे +2 चार्ज आया होता है, इस पे -2 चार्ज आया होता है। +2 चार्ज आने का मतलब ये कि कॉपर ने ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए होते हैं और ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन लिए होते हैं। सही है, कॉपर ने ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसीलिए इस पे +2 चार्ज आया होता है, और ऑक्सीजन ने कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन लिए होते हैं, इसलिए इस पे -2 चार्ज आता है, तभी इनका अंदर का बॉन्ड बन जाता है, से आपस में बॉन्ड बन जाता है।
तभी यहाँ पर हाइड्रोजन 2 की जरूरत होती है, क्योंकि अकेले हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और जब 2 मिलाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन गंवाए हैं, सही है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हम 2 ऑक्सीजन को शामिल करते हैं, 2 हाइड्रोजन को शामिल करते हैं, सॉरी, सही है। तो हाइड्रोजन होता क्या है कि भाई कॉपर ऑक्साइड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस कैसे करता है कि भाई इससे यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेता है, ऑक्सीजन को उठा के अपने पास ले आता है और खुद को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट है। और बेचारे कॉपर को उसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कॉपर से ऑक्सीजन को हटा के उसने रिड्यूस कर दिया, सही है। अच्छा एक ये इसको कराने के लिए हमें थोड़ा हीट भी देना पड़ता है। इसी तरीके से एक और रिएक्शन इसका पढ़ लो, हर हेडिंग के 2-2 रिएक्शन भी याद कर लोगे ना तो काफी है। इस तरीके से हमारे पास होता है एक टंगस्टन ऑक्साइड, टंगस्टन ऑक्साइड में 3 ऑक्सीजन लगे होते हैं, सही है। तो 3 ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, सही, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे भी मैंने तुम लोगों को ऊपर दिखाया 6 होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन को कितने चाहिए होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हाइड्रोजन यहाँ पे 6 इस्तेमाल होते हैं, सॉरी नीचे 6 लिख दिया, 2 से 3 2 6। हाइड्रोजन अकेले के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सही है। यहाँ पे ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए होता है, तो या 3 ऑक्सीजन है तो 3 को 6 चाहिए होंगे। तो हमें हाइड्रोजन भी कितने इस्तेमाल करने पड़ेंगे, 6 ही इस्तेमाल करेंगे ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम यहाँ 3H2 लिखते हैं, सही है, ऑक्सीजन के 3 होने की वजह से। यहाँ ऑक्सीजन 1 ही था इसलिए हमने सिर्फ H2 इस्तेमाल किया था। 2 हाइड्रोजन की कमी, दो इलेक्ट्रॉन की कमी 2 हाइड्रोजन से पूरी हो रही थी, सही। यहाँ पे इसको भी हम थोड़ा हीट करते हैं। होता है क्या कि भाई ये 3H2 इससे ऑक्सीजन ले लेता है टंगस्टन ऑक्साइड से और टंगस्टन को अकेला छोड़ देता है, W जो होता है हमारे पास टंगस्टन होता है, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है ये 3H2O, सही। कोई मुश्किल नहीं है केमिकल इक्वेशन को याद करना, बल्कि उसको समझो कि भाई हो क्या रहा है इसमें, सही है। ये आ गया हमारे पास एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब अगला देखो, इसको मैं जरा मिटा देता हूं ताकि बोर्ड साफ हो जाए। साफ अगर मैं समझाऊंगा ना तो तभी तुम लोगों को समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा, सही। इन दोनों को उतार लो और फिर अब आगे आ जाओ। 2 हेडिंग हो गई हमारी। तीसरे में है हमारे पास हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, सही। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है कि भाई किसी कंपाउंड में, किसी सब्सटेंस में अगर तुम हाइड्रोजन की एडिशन करवा रहे हो तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये हमारे पास हाइड्रोजिनेशन है, सही। यहां पे लिख भी दो कि भाई द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन in a substance या कंपाउंड लिख लो, इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, सही है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन, और जिस रिएक्शन में हो रहा होता है तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। जैसे कि अभी मैंने तुम लोगों को एक रिएक्शन दिखाया था, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में हम करवाते हैं हाइड्रोजन की एडिशन, तो यहां से हमें हमारे पास बनता है CH3OH, इसको हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। अब बोलोगे भाई सर सारा ऊपर से क्या, रिएक्शन के अंदर की गहराई समझो। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ये 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, ये 2 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है ना तो यहां से 2 बॉन्ड आते हैं, यहां से 2 बॉन्ड आते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, सही है, सही। अब यहां पे कार्बन की 1 वैलेंसी बच गई, सही है। अब होता क्या है कि जब हम इसके पास हाइड्रोजन की एडिशन करवाते हैं तो हाइड्रोजन करता क्या कि इसके 1 बॉन्ड को तोड़ देता है, सही है। जब 1 बॉन्ड को तोड़ेगा तो यहाँ पे, सॉरी इसको जरा दोबारा समझो, कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, सही है। होता क्या है कि भाई
ये दो कार्बन और ऑक्सीजन अपनी दोनों वैलेंसी शेयर करके एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे इसने अपनी ये दो शेयर कर ली और ऑक्सीजन ने अपनी दो वैलेंसी शेयर कर ली। तो अब कार्बन के पास दो वैलेंसियां बच गई और ऑक्सीजन के पास अभी एक भी वैलेंसी नहीं है। सही है। हम जब इसमें हाइड्रोजन की एडिशन करवाते हैं ना, तो हाइड्रोजन आके इसके एक बॉन्ड को तोड़ देता है, यानी इसका एक बॉन्ड यहां बच गया और इसका एक बॉन्ड यहां बच गया। हाइड्रोजन ने आके इसका क्या किया, एक बॉन्ड तोड़ा, तो यहां पे एक बॉन्ड फारिग रह गया और एक बॉन्ड यहां पे बच गया। सही है, नया बॉन्ड आ गया। अब हाइड्रोजन जो आता है ना, उसको इन सारे वैलेंसीज की फिलिंग करनी होती है। सही है, सारी वैलेंसीज की फिलिंग करनी होती है। तो यहाँ पे सिर्फ दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन मान लो, एक यहाँ लग गया एक यहाँ लग गया। सही है, तो इन दोनों की फिलिंग भी हमें हाइड्रोजन से ही करनी होती है। तो हम दो हाइड्रोजन को और ले आते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे चार हाइड्रोजन है ना, इसीलिए हम यहाँ पे 2 लगाते हैं। सही है, ताकि 4 हाइड्रोजन लग जाए। सही है, तो इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को करवाने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत होती है भाई? 4 हाइड्रोजन की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? एक तो ऑक्सीजन के साथ लगेगा और 3 कार्बन के साथ लगेंगे उनकी वैलेंसिया को पूरा करने के लिए। सही, 3 कार्बन के साथ लगेंगे ताकि उनकी वैलेंसिया पूरी हो जाए। इसीलिए यहां से ये बन जाता है CH3 और यहां से ये बन जाता है OH। इसको हम पढ़ते हैं, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं और इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, CH3OH। इसको हम पढ़ते हैं मिथाइल अल्कोहल। अब ये मिथाइल अल्कोहल इसको क्यों कहा जाता है, ये हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब हम हमारा चैप्टर आएगा ना, उसमें हम समझेंगे। और इसको हम मिथानॉल भी कहते हैं। सही है, अच्छा ये रिएक्शन समझ आ गया होगा कि भाई इसमें हुआ क्या। इसमें हमारे पास अमूमन होता ये है कि भाई रिएक्शन होते हैं स्लो। सही है, रिएक्शन होते हैं स्लो। तो रिएक्शन को स्लो से तेज करवाने के लिए हम कुछ कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सही है, जैसे इसमें जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, या तो ZnO जिंक ऑक्साइड या तो क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, दोनों में से कोई सा इस्तेमाल कर सकते हो। सही है, तो ये दोनों, इन दोनों में से जब कोई एक आप इस्तेमाल करोगे ना, तो आपके रिएक्शन को फास्ट करवा देगा। जैसे घंटों में हो रहा है तो मिनटों में चेंज हो जाएगा। सही है, और टेम्परेचर आपको यहाँ पे देना पड़ता है 400 डिग्री C का, और यहाँ पे आपको प्रेशर हाई रखना पड़ेगा, हाई प्रेशर। सही है, अब देखो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के पास हाइड्रोजन की क्या हो गई है, एडिशन की वजह से एक नया कंपाउंड बन गया जिसका नाम क्या है, मिथाइल अल्कोहल। सही, इसी तरीके से एक और भी होता है हमारे पास, एक और कंपाउंड होता है जिसका नाम है इथीन। इस तरीके का कंपाउंड होता है। सही है, इथीन। इथीन से इथेन बनाने के लिए, इथेन कुछ इस तरीके का होता है। इथीन से इथेन बनाने के लिए भी हमें हाइड्रोजन की एडिशन करवानी पड़ती है। तो इथेन का कंपाउंड कुछ इस तरीके से होता है। सही है, अब इसमें कैटलिस्ट जो होता है वो निकल इस्तेमाल हो रहा होता है। सही है, निकल एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा होता है। और हमारे पास जो, अल्लाह आपका भला करे, टेम्परेचर इसमें होता है 300 डिग्री C। सही है, निकल एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा होता है और टेम्परेचर 300 डिग्री C होता है। अब इस रिएक्शन का थोड़ा मैकेनिज्म समझ लो। इसका अगर तुम लोगों को स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो इसमें होता ये है कि कार्बन की 4 वैलेंसियां होती हैं, तो 2 वैलेंसियां तो इसने इस वाले कार्बन के साथ शेयर की होती, बाकी बची 2 वैलेंसियां, इसकी भी 2। तो ये दोनों, इन दोनों पे आके हाइड्रोजन लग जाते हैं। सही है, 2 वैलेंसियां दोनों ने आपस में कार्बन ने शेयर की हुई है, बाकी 2 बच गई। सही है, तो उन दोनों पे आके क्या लग जाता है, हाइड्रोजन। इसीलिए यहाँ पे लिखा है CH2 और यहाँ पे भी लिखा है CH2। सही, और बीच में डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। अब आता क्या है, जब हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन जब आता है तो हाइड्रोजन इसके एक बॉन्ड को तोड़ देता है। एक बॉन्ड को तोड़ेगा तो इसकी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी और इसकी भी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। तो एक हाइड्रोजन यहाँ आके लग जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ आके लग जाता है। अब 2 ही हाइड्रोजन से काम हो गया, इसीलिए हम सिर्फ एक ही हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करते हैं, यानी 2 हाइड्रोजन एटम को इस्तेमाल करते हैं। हमें और हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सही, तभी यहाँ पे एक ये CH3 और एक ये CH3। सही, और बीच में सिंगल बॉन्ड, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड शो किया। और इस कंपाउंड का नाम होता है हमारे पास इथेन। समझ आ गया होगा। सही, इसी तरीके से एक और रिएक्शन है कि भाई जब आप लोग, हमारे पास जो, अल्लाह आपका भला करे, एडिबल ऑयल्स होते हैं। सही है, जो हमारे पास तेल होते हैं खाना पकाने के, उसमें से जब हमें घी बनाना होता है, जब हमें उसको घी में चेंज करना होता है, तो उसके लिए भी हम हाइड्रोजनेशन ही कराते हैं, यानी उसमें भी हाइड्रोजन की एडिशन कराते हैं। सही, एडिबल ऑयल से वेजिटेबल घी में चेंज करने के लिए हमें हाइड्रोजन की एडिशन करानी पड़ती है। सही है, एडिबल ऑयल को
एडिबल ऑयल जो होता है हमारे पास लिक्विड शक्ल में होता है, ऑयल जो होता है लिक्विड शक्ल में होता है, घी जो होता है हमारे पास सॉलिड शक्ल में होता है। ये हमारे पास अनसेचुरेटेड होता है, ये हमारे पास सेचुरेटेड होता है। सही, अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड से आप सिर्फ इतना ही समझ लो कि भाई अनसेचुरेटेड वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, और सेचुरेटेड से मुराद ये हो कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिर्फ सिंगल ही बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड ना हो। सही, तो एडिबल ऑयल जो होता है, ऑयल हमारे पास जो होता है वो अनसेचुरेटेड होता है और लिक्विड की शक्ल में होता है। घी जो होता है हमारे पास वेजिटेबल में सेचुरेटेड होता है और सॉलिड शक्ल में होता है। इसको कराने के लिए भी निकल को कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और हाई टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये रिएक्शन प्रोसीड करे, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं होता। सही, निकल को एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट अभी मैंने बताया ना रिएक्शन को तेज कराने के लिए। जो रिएक्शन दिनों में हो रहा है उसको घंटों में करने के लिए, घंटों में हो रहा है तो मिनटों में करने के लिए, मिनटों में हो रहा है तो सेकंड्स में करने के लिए। सही है। अच्छा, ये था हमारे पास हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, इसमें हमने ये 3 रिएक्शन पढ़ने थे। अब आ जाओ अपना चौथे केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, इसको नोट कर लीजिएगा। चौथी केमिकल प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, हम ये देखते हैं कि भाई जब हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है, सॉरी मेटल्स के साथ, चौथे में मेटल है, पांचवें में नॉन मेटल है। सही है, आगे पीछे निकालो कोई मसला नहीं। तो जब हाइड्रोजन मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन विद मेटल्स, सही, रिएक्शन विद मेटल, दो, इसमें हम सिर्फ 2 ही ग्रुप देखते हैं, एक 1A ग्रुप, एक 2A ग्रुप। सही है। सही, 1A ग्रुप के क्या कंपाउंड होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। सही, फ्रांशियम तक हम जाते नहीं, फ्रांशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। यहाँ पे होता है हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। सही है, बेरियम तक भी यहाँ पे होता है मेरे ख्याल से। सही, तो इसके साथ और इसके साथ हम रिएक्शन देखते हैं, इसमें रिएक्शन विद मेटल्स के साथ। सही, तो पहले तो हम इनमें से एक कंपाउंड उठा लेते हैं, जैसे फेमस है इसमें से सोडियम, तो सोडियम को उठा लिया मैंने। सही है, सोडियम में जब हम हाइड्रोजन की एडिशन करवाते हैं, हाइड्रोजन हमें पता है भाई हमारे पास H2 की शक्ल में मिलता है हमें, तो उसके बाद होता क्या है, देखो हाइड्रोजन हमें तुम्हें हमेशा H2 की शक्ल में मिलेगा, यानी 2H है। सही है, अब 2H है यानी एक को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक को इस एक को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमें कितने चाहिए? 2। लेकिन सोडियम जो होता है ना, सोडियम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है। सोडियम से कितने इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है। तो इसी वजह से हमें यहां पे भी एक और सोडियम उठाना पड़ता है ताकि हमारी नीड पूरी हो जाए। हमें 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना, तो इसीलिए हम 2 सोडियम को उठाते हैं। तो इसीलिए रिएक्शन को कराने के लिए तुम्हें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। सही है, तो जब ये रिएक्शन होता है तो ये हमारे पास बन जाता है 2NaH, सोडियम हाइड्राइड। सही है, और ये देखो रिएक्शन बैलेंस भी है, 2 हाइड्रोजन 2 सोडियम, 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन। सही, इस रिएक्शन को कराने के लिए 200 डिग्री सी का टेम्परेचर लगता है। सही, इसी तरीके से एक इसमें से उठा लेते हैं, जैसे इसमें से कैल्शियम उठा लिया मैंने। तो कैल्शियम जो है ना, ये यही से जाहिर होता है कि भाई 1A ग्रुप है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2A ग्रुप है तो 2 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में। सही, कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते। सही, तो हमें इसको हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करवाना है तो इसको भी 200 डिग्री सी का टेम्परेचर चाहिए होता है। अब हाइड्रोजन 2 है, फिर से हमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और कैल्शियम हमारे पास 1 है। लेकिन कैल्शियम में खासियत क्या है कि भाई ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है, इसलिए हमें दूसरा कैल्शियम लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, तो हमें दूसरा लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये हमारा एक ही कैल्शियम रिएक्शन के लिए काफी है। सही है, तो इससे हमारे पास बन जाता है CaH2। ये था रिएक्शन विद मेटल्स। अब रिएक्शन विद नॉन मेटल्स पढ़ लो। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स में 4 रिएक्शन है। उम्मीद करता हूं कि भाई रिएक्शंस पढ़ने में थोड़ा थोड़ा मजा आ ही रहा होगा, क्योंकि शुरुआत है ना, शुरुआत में रिएक्शंस पढ़ने में थोड़ा बोरिंग लगता है। अब मेरे से जितना हो पा रहा है मैं उतना तुम लोगों के लिए आसान करने की कोशिश करो। सही, नॉन मेटल्स। सही है, नॉन मेटल्स यानी जब हाइड्रोजन गैसेस के साथ रिएक्शन करे, हाइड्रोजन खुद भी एक गैस है और बाकी गैसेस के साथ रिएक्शन करेगा। तो H2 जैसे मिसाल के तौर पर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास, हमें पता है भाई H2O बनता है। सही है,
ऑक्सीजन भी तुम्हें हमेशा 2 की शक्ल में मिलेगा, हाइड्रोजन भी 2 की शक्ल में मिलेगा, इसीलिए तुम यहाँ पे सिर्फ O नहीं लगा सकते, 2 लगाओगे। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए करना क्या पड़ता है कि भाई यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ मैंने 2 लगा दिया। इससे होगा क्या, हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ मैंने भी 2 लगा दिया, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, सही है। और इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें इग्निशन लिखना पड़ता है। यहाँ पे इग्निशन का मतलब ये होता है कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए कुछ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, सही, कि उतनी एनर्जी मिल जाए ताकि ये रिएक्शन शुरू हो जाए, सही। और उस एनर्जी के देने को हम कहते हैं कि भाई इग्निशन है, सही। इसमें भी यही होता है कि भाई अल्लाह आपका भला करे, ऑक्सीजन 2 की शक्ल में मिलता है, तो ऑक्सीजन यानी 2 हो गए, और 1 ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। एक ऑक्सीजन को शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो इसको भी 2, इसको भी 2, 4 की जरूरत हो गई, तो हमें हाइड्रोजन भी कितने लगाने पड़ेंगे, 4 ही लगाने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, सही है। इसी तरीके से H2 का Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्लोरीन के साथ, हेलोजन्स फैमिली का है, आगे हम पढ़ेंगे, हेलोजन का पूरा चैप्टर है, सही है। तो क्लोरीन भी आपको हमेशा 2 की शक्ल में मिलेगा। इसको रिएक्शन करवाने के लिए हमें सनलाइट की जरूरत होती है, सही। हर रिएक्शन को कराने के लिए अलग अलग चीज की जरूरत होती है, सही। जैसे चाय बनाने के लिए आग की जरूरत है, नहीं तो चाय नहीं बनेगी। अब होता क्या है कि भाई एक क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, सही। इसी तरीके से तो दूसरे क्लोरीन को भी दूसरे इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, सही है। तो और हाइड्रोजन हमें पता है भाई हमारा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन तो देने की सलाहियत रखता है। यहाँ पे ऑलरेडी कितने हाइड्रोजन, 2 हैं, तो एक जो है, एक हाइड्रोजन इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन, और एक हाइड्रोजन इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन, तो इनकी नीड पूरी हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो बनता है HCl, और 2 को हम यहाँ साइड पे कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन बैलेंस हो जाता है, और इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरीके से हमारे पास एक और होता है H2S, सही है। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है, सही है। तो दो के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी हाइड्रोजन मौजूद है 2, सही है। तो जब 2 हाइड्रोजन मौजूद है तो मसला ही नहीं है। इसको रिएक्शन कराने के लिए 450 डिग्री सी का टेम्परेचर चाहिए होता है, सही। और यहाँ रिएक्शन हो जाता है, हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है। इसी तरीके से अब यहाँ पे जो मैं रिएक्शन लिखने वाला हूँ, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, ये आगे के चैप्टर में आया हुआ है, और इसके मुताबिक मेरे ख्याल से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, सही है, कि भाई जब नाइट्रोजन गैस का हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस का हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है। नाइट्रोजन गैस भी तुम्हें 2 की शक्ल में मिलेगी, 1 की शक्ल में नहीं मिलेगी। अब इतना तो याद रख लो कि भाई नाइट्रोजन को कंप्लीट करने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, नाइट्रोजन को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 2, एक को भी 3, दूसरे को भी 3, और हमें पता है भाई हमारा हाइड्रोजन जो बाई है वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है, सही है। तो हमें कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, 6 को करने के लिए हमें यहाँ पे 2 तो लगा हुआ है, बस मुझे यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, तो 3 2 6 हो जाएगा। जब ये रिएक्शन करते तो हमारे पास एक फेमस कंपाउंड बनता है जिसका नाम है NH3 अमोनिया, सही। और साइड में हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं ताकि रिएक्शन बैलेंस रहे, सही। अब ये रिएक्शन जो होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, तो इसके लिए एरो कुछ इस तरीके का बनता है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे होते हैं कि भाई इसमें तुम्हें कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, सही है। या टेम्परेचर तुम लोगों को 450 से 500 के दरमियान तक का रखना पड़ेगा, सही है। प्रेशर तुम लोगों को 200 से 250 एटमॉस्फेयर तक रखना पड़ेगा, ATM। तुम लोगों को एक कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करना होगा, जैसे Fe2O3 भी इस्तेमाल कर सकते हो, K2O भी इस्तेमाल कर सकते हो, अल्लाह तुम्हारा भला करे Al2O3 भी इस्तेमाल कर सकते हो, सही। इन तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुमने ये कंडीशंस हटाई, अगर ये लगाई तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ये कंडीशंस हटाई तो ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सही। तो यही होता है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन कि भाई ये वापस चेंज भी होता है, सही। तो यहां तक हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी हो गई। मैंने हर एक रिएक्शन को जितना मैं समझा पा रहा था उतना मैंने समझाने की कोशिश की है। अब इससे मजीद डिटेल में अगर हो पाएगा तो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी डिटेल हो पा रही थी मेरे से मैंने उतनी डिटेल देने की कोशिश की, सही। ये हो गई हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसको रिएक्शंस को आपने याद करना है। इन रिएक्शंस को अगर आपने याद कर लिया तो समझो आपने केमिकल प्रॉपर्टीज याद कर ली, सही है।
यही रिएक्शन, यही केमिकल प्रॉपर्टीज आपको सेकेंड ईयर की बुक में मिलेंगी, इसके अलावा और कोई नहीं मिलेगी। दिमाग में बिठा लो, सही। यही रिएक्शंस, यही केमिकल प्रॉपर्टीज आपको वहां मिलने वाली। यहां याद कर लिया ना, वहां भी आसानी ही रहेगी, सही है। अब जरा मैं इसको मिटा देता हूं, हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, आज का जो हमारा आखिरी टॉपिक है। और उसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, इसके एमसीक्यूज करेंगे, सही है। एमसीक्यूज थोड़े से, उसके मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं बुक में, आपके अपने सिंटेक्स बुक बोर्ड के बुक में। अच्छा भाई, अब आ जाओ भाई इसके यूजेस पे। यूजेस तो कुछ इस तरीके से है कि भाई कुछ तो यूजेस इसी में छुपे हुए थे हमारे पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में, सही है। एक यूज तो ये है कि भाई इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, सही है। एक क्या है कि भाई ये फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है। फर्टिलाइजर आप जानते होंगे, खाद को कहते हैं जो खेतों वेतों में डालते हैं हमारे किसान, ताकि हमारे जो पैदावार है वो बढ़ जाए, सही है। तो एक तो ये अल्लाह का। अच्छा, जब पहला जुमला लिखो ना तो उसमें तुम लोग नाम लिख दिया करो, बाकियों में तुम इट इस्तेमाल कर सकते हो, सही है, ताकि उसको पता चले। दूसरा क्या है कि भाई इट इज यूज्ड इन द, अभी हमने एक पढ़ा कि भाई इट इज यूज्ड, अल्लाह आपका भला करे, ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए भी किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? हाइड्रोजन का। तो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी फ्रॉम, किससे? एडिबल ऑयल से। एडिबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए भी हम हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हैं, सही है। तीसरा क्या है कि भाई इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टंगस्टन बल्ब फिलामेंट्स। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टंगस्टन बल्ब फिलामेंट, सही है। टंगस्टन बल्ब फिलामेंट से मुराद ये है कि भाई जो हमारे पास ऑरेंज कलर, पीले कलर के बल्ब होते हैं ना, 100 वाट के 1000 वाट के बल्ब होते हैं मेरे ख्याल से। उसमें अगर आप लोगों ने देखा हो, इस तरीके का कुछ बल्ब होता है और उसमें उस तरीके से यहाँ पे कुछ तारे जैसे बनी होती है, सही है। कुछ मेटल की तारे होती है, तो वो मेटल की तारे होती है टंगस्टन की, सही है। इसको हम फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट। इन तारों को हम कहते हैं भाई ये फिलामेंट है, सही है। और ये फिलामेंट बने हुए किसके होते हैं? टंगस्टन के, सही है। टंगस्टन के तो बने होते हैं, लेकिन इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम इसके साथ हाइड्रोजन को भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, सही है। अच्छा भाई, चौथा देख लो भाई। चौथे में क्या है कि भाई और ये किस चीज में इस्तेमाल होता है? इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को प्यूरिफाई करने में इस्तेमाल होता है। सही है, इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। पांचवा यूज देख लो इसका कि भाई इट इज यूज्ड, हाँ ये भी बड़ा फेमस यूज है इसका। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ वाटर गैस, सही है। वाटर गैस का अगर मैंने तुम लोगों को बताया हो, अगर नहीं बताया तो आप सुन लो, इन द फॉर्म ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस को फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल वगैरह को। और वाटर गैस का फार्मूला क्या होता है? CO+H2, सही। तो इसमें हाइड्रोजन भी आ गया, तो हाइड्रोजन की वजह से तो वाटर गैस बना, सही। तो बोलते हैं कि भाई हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, किस शक्ल में? वाटर गैस की शक्ल में, सही है। इसके बाद आ जाए भाई इसके छठे यूज पे। छठा यूज क्या है भाई इसका? इट इज यूज्ड इन वेदर बलून्स। इट इज यूज्ड इन वेदर बलून्स। वेदर बलून या वो बलून होते हैं जिसमें वो उड़ते हैं, जो आदमी बैठ जाते हैं फिर उड़ते हैं, सही है। अक्सर वीडियो वगैरह में भी देखा होगा, सही।
तो बड़े बड़े बलून जैसे होते हैं जिसमें हम ऊपर जाते हैं, उड़ते हैं, सही, उसमें भी हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल हो रहा होता है। अगला जो है हमारे पास कि भाई इट इज यूज्ड इन हाइड्रोजन टॉर्च which is used for cutting and welding of metals। सही है। हाइड्रोजन टॉर्च का भी तुम गूगल पे सर्च मारना, इस तरीके इतनी सी बोतल होती है, उसमें से कुछ आग जैसी निकल रही होती है, सही, तो उस बोतल में हाइड्रोजन गैस ही भरी होती है, सही, जिसकी वजह से जब हम उसमें माचिस, जैसे अगर तुम लोगों ने देखा हो गैस वेल्डिंग का नाम सुना होगा, सही, दुकानों पे अगर लड़कों ने देखा होगा, लेकिन उस गैस वेल्डिंग में हाइड्रोजन नहीं होता, उसमें कुछ और ही होता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन टॉर्च होता है ना, वो एक छोटी सी बोतल होती है, सही, जो हम अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं, और जिसकी वजह से, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कि किसी मेटल को कट करना है या किसी मेटल को वेल्ड करना है, जोड़ना है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, सही। इस आग का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है, तकरीबन 4000 डिग्री सी तक का इसका टेम्परेचर होता है, 4000 डिग्री सी तक का इसका टेम्परेचर होता है, सही। इस हाइड्रोजन टॉर्च से निकलने वाली आग का टेम्परेचर कितना होता है, 4000 डिग्री सी तक, सही। इसमें एक और यूज तुम ये लिख लो, इट इज यूज्ड in manufacture of various chemicals like, सही, बहुत सारे केमिकल को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जैसे NH3 अभी हमने देखा, जैसे मिथाइल अल्कोहल CH3OH अभी हमने देखा, वगैरह वगैरह, साथ में एटसेट्रा लगा दो, सही। ये हमारे पास 8 यूजेस है। यूजेस और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो ये जो है हमारे पास आमतौर पर यूजेस या फिर, अच्छा भाई, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में ये होता, सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस में ये होता है कि मैंने इसके बारे में कह रहा था कि भाई अगर कभी ये पेपर में आ जाए ना, तो आप देखो कि भाई पेपर में सवाल कितने नंबर का, अगर तो 4 नंबर का तो आप उसमें 5 पॉइंट लिखो, 5 नंबर का तो आप उसमें 6 पॉइंट लिखो, कहीं अगर 1 पॉइंट गलत भी हो जाए ना, तो एग्जामिनर उसको इग्नोर करके चेकर जो है वो दूसरा पॉइंट देख लेगा, तो आपके नंबर इससे कटेंगे नहीं, सही। अच्छा भाई, ये आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, इंशाल्लाह आपसे हर क्लास में नहीं तो दूसरे तीसरे क्लास में तो होमवर्क मिलेगा ही मिलेगा। इसमें से जब मैंने छानबीन की बुक में तो मुझे एक एमसीक्यूज मिला, सही है, एमसीक्यू मिला। अब ये सारा आप लोगों ने खुद करना है, इसमें मैं आंसर तो नहीं बताऊंगा, बस तरीका बता दूंगा कि क्या क्या करना है इसमें, और जो चीज नहीं हो रही कमेंट में बताना, मैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह करा दूंगा, सही है। पहला तो ये कि भाई इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड एनर्जी, इसमें तो बॉन्ड एनर्जी बतानी है कि भाई दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं यहाँ लिख देना है। हाउ हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली फ्रॉम कोक, ये पहले वीडियो में मैंने समझा दिया। गिव बोश मेथड टू सेपरेट हाइड्रोजन फ्रॉम गैस, हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर गैस, ये भी मैंने पहले वीडियो में समझाया। गिव रिएक्शन ऑफ H2 विद इथीन के साथ इसका रिएक्शन दिखाना है, कैल्शियम मेटल के साथ दिखाना है, सल्फर के साथ दिखाना है, क्लोरीन गैस के साथ दिखाना है। डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की यूज दिखाना है, सही। और शो हाइड्रोजन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन को तुम्हें एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर शो करना है। और ये शो किस तरीके से, ये आखिरी वाला अगर तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हो तो आखिरी वाले का मैं बता दूं कि जो मैंने रिड्यूसिंग एजेंट का भी केमिकल प्रॉपर्टीज में बताया ना, तो उसी के एक दो रिएक्शंस थे, वो यहाँ लिख देना और बता देना कि भाई ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरीके से ये बोले कि भाई इसको शो करो कि ये कैसे एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बस तुम उसको केमिकल इक्वेशन उतार के आ जाओ, सही है। कर लेना, नहीं हो रहा जो सवाल में मसला आ रहा हो पूछ लेना कमेंट करके, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखें ताकि थोड़े से मसले मसाइल हल हो जाए, ताकि फिर हम अपने लेक्चर्स की तरफ तवज्जो दें और सिलेबस जल्द अज जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करें, सही है। तो दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।